हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अश्विन मालू आर एस पर। तो इस पेपर में हम 2016, 2018 और 2021 की 3 हिस्ट्री की कॉपीज़ चेक करेंगे। तो 3 हिस्ट्री कॉपीज़ चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या हिस्ट्री में नंबर किस तरीके से दिए जाते हैं और हमारी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम कॉपियों का अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें और उससे जानें कि हम कैसे स्ट्रेटजी को अपने कस्टमाइज़ करें। तो बिना देर करते हुए चालू करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी कंटेंट या कुछ भी चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहली कॉपी जो है ये मुक्ता राव मैम की है। आपको पता है उनकी फर्स्ट रैंक आई थी 2018 में। तो देखते हैं। देखिए, कई बार कहा जाता है कि आप सवाल का कुछ भी जवाब लिख दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, एटलीस्ट आपको 0.5 0.75 ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सवाल स्पेसिफिक होंगे, अगर आपको उनका आंसर आता है तो वो सही होगा, और नहीं तो फिर उसमें से 0 नंबर। जैसे इसमें देखिए प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, तो इन्होंने लिखने की कोशिश की, लेकिन प्रस्थान त्रयी में जो 3 चीज़ें आती हैं तो वो तीनों ही इसमें लिखी हुई नहीं है, तो इनको 0 नंबर मिला। दूसरा, अर्जुन की तपस्या, अर्जुन स्पिनेंस स्कल्पचर, ये आपको बताया कि पल्लव कालीन स्थापत्य कला में, ठीक है, तो ये उसके कारण, लेकिन इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। और ये उस साल 2018 में शायद बहुत ही कम लोगों को आता था, कि प्रस्थान त्रयी वाला भी और ये भी, क्योंकि शुरुआत के तीनों सवाल बहुत ही हार्ड थे 2018 में, और लगभग सबके 0 नंबर हैं। तो इनके भी 0 नंबर हैं, ठीक है। इन्होंने लिखने की कोशिश की, कुछ बनाने की भी कोशिश की, लेकिन 0 नंबर दिए। तीसरा, विश्व वल्लभ ग्रंथ, तो ये भी इनको नहीं आता था, तो इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की, 0 नंबर। तो पहला लेसन, अगर आपके 3 सवाल भी आपको नहीं आते हैं तो आप इसे जज मत करिए कि आपको कुछ नहीं आता। कई बार क्या होता है कि 3 सवाल हमने शुरुआत में देखे और 3 सवाल हमको नहीं आते, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और हमारे चौथे सवाल पे जो शायद हमको आता हो अच्छे से, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, इसको बहुत ही सही से खेलना होगा। अगर आपको 3 सवाल भी नहीं आते तो आप ऐसा मत सोचिए कि 3 सवाल नहीं आ रहे तो मुझे कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है ये 3 सवाल किसी को भी ना आते हो। खैर, फिर अगला सवाल सिंपल था, डूंगजी और जवाहर जी कौन थे, तो इन्होंने लिखने की कोशिश की है, 2 ब्रेव रॉबर्स, रॉबिन हुड्स ऑफ शेखावटी रीजन, वी लूटेड वेल्थी, और ये तो कास्ट लिखने की कोशिश की है वगैरह। फिर ब्रिटिश ने शेखावटी ब्रिगेड। तो कहने का मतलब इनको 1 नंबर दिया है। अब देखिए, एक तो एग्ज़ाम में आपका कितना रिविज़न होगा कि आपको सारी चीज़ें याद आ जाएँ उस समय, फिर आपको कितनी चीज़ें याद आएंगी और कितनी चीज़ें आप यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, लिख पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आपको क्या करना है, आपको बस जितना भी आपको आता हो, जैसे ये डूंगजी और जवाहर जी कौन थे ये आपको पूछा है, इससे रिलेटेड आपको जितना भी आता है कोशिश करिए पॉइंट में आप लिखने की कोशिश कीजिए, और जितना कंटेंट आपको पता है वो लिखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो एग्जामिनर के पास कीवर्ड्स हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास सवाल को लेकर के कुछ कीवर्ड्स होंगे, तो आपको नहीं पता एग्जामिनर के पास कौन से कीवर्ड्स हैं। तो आपको जितना भी रेलेवेंट कंटेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी लिख दीजिए, डूंगजी और जवाहर जी के बारे में ही जो रेलेवेंट कंटेंट हो उसे पूरा का पूरा लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कम से कम एवरेज मार्क्स जो है वो मिल जाए। खैर, फिर 18वीं शताब्दी के यूरोपियन प्रबोधन को परिभाषित कीजिए, तो इन्होंने लिखने की कोशिश की है, 2 नंबर पूरे के पूरे दिए। तो पहले इन्होंने इसको डिफाइन किया है, फिर उन्होंने प्रोपाउंडर्स के भी नाम लिखे हैं, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। अब देखिए, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कांस्य मूर्तियों पर एक लघु लेख लिखिए। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, आर्ट एंड कल्चर में जितने भी, जैसे बड़े बड़े जितने भी सभ्यताएं, जैसे हड़प्पा हो गई, या फिर आप ऋग्वेदिक फिर काल कहिए, ठीक है, वैदिक, फिर उसके बाद में आप मौर्य, गुप्त, फिर वर्धन, फिर उसके बाद में आप साउथ में आए तो चोल, पल्लव, पांड्या, इन सारे साम्राज्यों का जितना भी आपको या संगम काल, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। मेंस में पॉलिटिकल हिस्ट्री पे सवाल नहीं आते हैं कि वॉर कब हुआ या उस वॉर में संधियाँ किस किस के बीच में हुई, ये बहुत रेयर सवाल आता है। ज़्यादातर सवाल आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए, और आप इनके कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक जगह नोट्स बना के लिख दीजिए।
फिर उन्हीं को रिवाइज करते रहिए। जैसे इन्होंने लिखने की कोशिश की है ब्रॉन्ज एंड, अब यहाँ पे आप ये कर सकते थे, हड़प्पा एज की टाइम लिख देते कि 2600 से 1900 BC, जो इसका परिपक्व काल था, मेच्योर फेज, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में डांसिंग फिगर, यक्स स्टेचू, फिर ये लिखने की कोशिश की इनको, बुल विद 2 हम्स, तो इनको 3 नंबर जो है वो मिले। अब देखिए ये सवाल भी उस समय थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक प्रवृत्तियों के अग्रदूत, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो भी आधुनिक क्या प्रवृत्तियाँ हैं वो सारी लिख दी, तो शायद इनको 3 नंबर मिले। देखिए अब देखिए, अब इसमें कुछ गलत सही नहीं होता, क्योंकि आधुनिक प्रवृत्तियाँ आपको पता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र या कोई भी यहाँ नाम होता, अगर उन्होंने हिंदी आधुनिक प्रवृत्तियों के लिए कुछ भी किया है तो आधुनिक प्रवृत्तियाँ तो वही होंगी, जैसे अवेकनिंग ऑफ मासेस, ठीक है, फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, ब्रिटिश की क्रूएल्टी को, पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, हाई लेंस ऑफ इलिटरेसी, सोशलिस्ट। अब देखिए ये तो 3 नंबर है, लेकिन अगर आपको और अच्छा लिखना होता तो आपको एग्जाम्पल लिखना होता, लेकिन उसके लिए आपको आना जरूरी। जैसे आप ये देखिए कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती, यह उनका अंधेर नगरी था, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो यहीं से इनका ही नाटक था। फिर भारत दुर्दशा। तो अगर आपको ये 3-4 नाम और आते तो शायद आपको ये 3, 3.5, 4 भी मिल जाते। खैर, तो कहने का भाव है कि जहाँ पे आपको लगे कि ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो ये नाम देके डरिए मत। ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो आप जो ओपन एंडेड हो बस, फिर स्पेसिफिक कुछ मत लिखिए, फिर आप जो भी नॉर्मल बेसिक चीज़ें वो लिख दीजिए, ताकि आपको, अब देखिए ये भी बहुत अच्छे मार्क्स है 3, ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप इसको। अब देखिए मोलेला कलाकार द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में तो इन्होंने लिखने की कोशिश की। अब देखिए एक चीज़ देखिए, जहाँ भी इनको जितना भी आता होगा GI टैग है, ठीक है, फिर इन्होंने डंग ऑफ एश या जो भी बनता होगा, जो भी इनको लगा इंपॉर्टेंट है, उसको इन्होंने मोटे पेन से लिखने की कोशिश की है, ठीक है, तो मोटे पेन से लिखने की कोशिश की है ताकि एग्जामिनर को विजिबल हो। देखिए एक चीज़ समझिए, एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है वो आपकी पूरी कॉपी को ग्लांस कर रहा होता है और वो कीवर्ड ढूंढ रहा होता है जो उसके पास है, और जैसे ही वो कीवर्ड्स मिलते रहते हैं। हालांकि मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगा उसमें भी आपको देखिए, अब पहले तो इन्होंने तो ऐसा नहीं कर रखा है, जैसे इस वाली कॉपीज़ में इन्होंने देख रहा है 0.5, 0.5, 0. ऐसे नंबर दे रखे हैं, यानी जहाँ भी इनको कीवर्ड्स मिले इन्होंने 0.5 नंबर, 0.5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने तो सीधे डायरेक्ट 3 नंबर दिए। तो आप कोशिश करिए हाईलाइट करने की। देखिए एक तो होता है हाईलाइट कर सकते हैं आप, एक उसको बक्से में बंद कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ें करते रहिए। एक सवाल में आपने अंडरलाइन किया, एक सवाल में आपने उसको बॉक्स में बनाया, तो इस तरीके से आप करिए। एक सवाल में आप इसको मोटे पेन से, अगर टाइम मिले तो, पहली बात है कि आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास आपके टाइम भी पे भी कंप्लीट कर पा रहे हैं और ये भी कर पा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, इससे तो बड़े कोई चीज़ नहीं। फिर राजस्थान के जागीरदारी क्षेत्र में कृषक असंतोष के कारण की विवेचना कीजिए। तो ठीक है, इन्होंने 5 पॉइंट लिखने की कोशिश की है, 3.5 नंबर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपको उस समय कुछ याद ना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, जितने भी किसान आंदोलन आपने लिखे हैं, पढ़े हैं, वो सब एक लाइन में लिख दीजिए, बिजोलिया, बेगू, मारवाड़, ठीक है, और अलवर, बूंदी। अब देखिए जितने भी किसान आंदोलन हैं, ठीक है, उनकी जो बेसिक समस्याएं थी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ लाख बाग की समस्या थी, चवरी कर था। अभी आपको याद करने में कितना आसान हो गया, और आपको पॉइंट हो सकता है आपको ये देख के याद नहीं आया, लेकिन जब आप स्पेसिफिक ये याद है, क्योंकि आपने याद इस तरीके से किए हैं, तो आपको याद भी वैसे ही आएंगे कि बिजोलिया में क्या समस्या थी, मारवाड़ में क्या समस्या थी, क्या कहाँ पे सुअरों की समस्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। कहाँ फिर आप लिखना पड़ेगा गोविंदपुरा हत्याकांड, बेगू में हुआ, बूंदी में शायद डाबी हत्याकांड हुआ। फिर आप लीडर्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको पॉइंट लिखना है और फिर उस पॉइंट में आपको एग्जाम्पल या जो भी आपको याद है वो लिखना है। तो फैक्ट्स प्लस रेलेवेंट कंटेंट, ये की है। आपको फैक्ट्स भी लिखना है और आपको रेलेवेंट कंटेंट भी लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको पूछा और आप लिख कुछ रहे हैं तो नंबर नहीं आएंगे, तो भले कितनी फैक्ट्स लिख दीजिए, पर आपने पहले रेलेवेंट कंटेंट को सोचा, फिर जितने भी फैक्ट्स आपको याद थे उसको आपने उसमें समाहित करने की कोशिश की, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु क्या सुझाव थे, तो फजल अली कमीशन। ये सीधा डायरेक्ट सिलेबस में मैंशनड टॉपिक। तो सबसे पहले जो सिलेबस में मैंशनड है, अब क्या होता है, मैं आपको एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं।
अब देखिए आप जनरली क्या होता है, जैसे ही हम इतिहास पढ़ने जाते हैं ना, तो हम क्या यहाँ से शुरू करते हैं, तो हमको लगता है ये तो बहुत बड़ा है, तो फिर हम हार मान जाते हैं। यहाँ से मत चालू कीजिए, आप हमेशा यहाँ से चालू कीजिए। पहले आप धार्मिक आंदोलन, धर्म दर्शन पढ़िए, 19वीं शताब्दी से, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, उसके क्या मेजर थीम्स हैं वो पढ़िए, वो सारी पढ़िए। अब जैसे 1965 तक, ठीक है, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा अलग से वो पढ़ना ही आपको, फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर स्वातंत्र्य सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन। इसमें बहुत छोटा टॉपिक है कि कैसे देशी रियासतों का विलय हुआ, वो आपको देखने के 563 रियासतों का विलय कैसे हुआ। और ये देखिए सीधा का सीधा टॉपिक मेंशन है, राज्यों का भाषाई आधार पुनर्गठन, सीधा का सीधा, ठीक है। तो आपको सिलेबस, आपको कोशिश करनी हिस्ट्री में आप ये वाले पोर्शन को लास्ट में पढ़ें और पहले ये वाला पोर्शन निपटा दें, क्योंकि ये हो भी जल्दी जाएगा और सवाल भी आएंगे इसमें से ज़्यादातर। लेकिन ये चूँकि इतना बड़ा टॉपिक है और आप शुरू यहाँ से करेंगे तो आप फिर आपको लगेगा कि छोड़ देता हूँ मैं। तो देखिए फजल अली कमीशन, अब इसको और भी अच्छे से लिख सकते थे कि फजल अली कमीशन, पहले SK धार कमीशन, फिर JVP कमेटी बनी थी। इन दोनों के मना करने के बाद फिर जब आंध्र प्रदेश की मांग उठी, और आपको पता हो पोटी श्रीरामुलु, उनकी आमरण अनशन के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर फजल अली कमीशन की, जिसको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं, फिर इसकी स्थापना हुई। इसके 3 मेंबर थे, हितेनाथ कुंजरू, KM पनिकर और जस्टिस फजल अली। तो ये फजल अली कमीशन बना। फिर फजल अली कमीशन की क्या क्या वो थी, उन्होंने लिखने की कोशिश की है और इनको 3 नंबर मिले। तो आप ये थोड़ा सा और दिखा देते, 3 मेंबर्स जोड़ देते, फिर आप ये लिख देते कि फजल अली कमीशन की ही सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन, क्योंकि पहले संविधान के शुरुआत के समय जब हमारे स्टेट्स थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, उनको ABCD इन 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। और जैसे ये संशोधन आया, ये चारों कैटेगरी हटा के फिर स्टेट्स और UT, ये 2 ही रह गई, तो 14 स्टेट्स और 6 UT बनेगी। खैर ये लिख देते तो आपको शायद 3.5-4 में मिल जाता। अब आते हैं 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था। अब देखिए इसमें भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौती एवं प्रेरणा का परिणाम था। आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब सही भी है गलत भी है, ये दोनों चीज़ें आपको दिखानी होगी। पहली चीज़ तो ये कि हाँ ये बात सही है कि पश्चिम की चुनौती सही और प्रेरणा के परिणाम के कारण ही, और दूसरा गलत ये बताने कि क्या हमारे यहाँ के इंडिजिनस कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण ये सब हुआ। फिर 19वीं सेंचुरी, ये सब दिखाने की कोशिश की। तो कुल मिला के सबसे पहले प्रश्न को तोड़िए, और जितना आपने हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, आपको कुछ नहीं करना है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी 2 शाखाएं, मॉडरेट नरम दल एक्सट्रीमिस्ट्स, फिर क्रांतिकारी अलग, कम्युनिस्ट अलग, ठीक है। फिर आप क्षेत्रवार देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे था, साउथ में कैसे था, वेस्ट में कैसे था, नॉर्थ में कैसे था, सेंट्रल इंडिया में कैसे था, उनके मुद्दे अलग अलग क्या थे, वहाँ के लीडर्स कौन कौन से थे। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे आपको याद रहेंगी चीज़ें। अब आपको कस्टमाइज़ करना है यहीं से। तो जैसे इन्होंने लिखा, देखिए कि ड्यूरिंग द पीरियड वाज, जो मैंने कहा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो राजा राम मोहन रॉय, फॉलोड बाई ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वर सी सेन, दयानंद सरस्वती, मैनी मोर, ठीक है। ये वेल एजुकेटेड और लिबरल्स है, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण, पश्चिम की चुनौती, तो अब पश्चिम से क्या चीज़ हमने हासिल की, अंग्रेजी शिक्षा। तो यहाँ पे एक मिडिल क्लास खड़ा हुआ जो कि इंग्लिश एजुकेटेड था, तो वही लिखने की कोशिश की, वेल एजुकेटेड एंड लिबरल्स हु अपोज्ड सोशल लेवल सच सती प्रथा, सती पर्दा, फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, विद कस्टम्स एटसेट्रा, विच कस्टम एटसेट्रा। अब चैलेंजेस क्या है फ्रॉम वेस्ट, अब चैलेंजेस क्या थे, एक तो था श्वेत जाति का भार, कि उनके हिसाब से असभ्य जातियों को सभ्य बनाने का काम किसका है, वेस्ट का, यानी पश्चिम का, यूरोप का। यूरोप पर ये जिम्मेदारी भगवान ने सौंपी। तो अब ये जो इसके कारण से जो आत्मविश्वास है वो भारतीयों का कमज़ोर हो गया था।
तो ये आत्मविश्वास में जो कमी आई इस श्वेत जाति के बाहर के कारण, एक ब्रिटिश रूल के कारण, उसको तोड़ना और आत्मविश्वास का संचार करना। ठीक है। कल्चर एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स बट नाउ ब्रिटिश डिफीटेड अस इन ऑल बैटल्स, फैमिली स्टेटस वर हाई, फीमेल्स वर एजुकेटेड, इक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू डॉटर्स, नो डॉगमेटिज्म। ठीक है। इंस्पिरेशन क्या है वेस्ट से ली, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जो यंग बंगाल मूवमेंट था, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के इन 3 को ही प्रमोट किया। ये आप जब पढ़ेंगे तब उसमें आप आ ही जाएगा। पर कहने का भाव ये कि जहाँ भी आपको फैक्ट डालने का मौका मिले आप छोड़िए मत, लिख दीजिए। क्योंकि यहाँ तो इनको 6.5 मिल गए, पर कई बार टाइट चेकिंग होती है और वहाँ शायद आपको नंबर ना मिले। तो आप जितने फैक्ट्स डालेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना जितने कीवर्ड्स उसके हैं, उसके एग्जामिनर के दिए हुए, जितने कीवर्ड्स आपके यहाँ दिख जाएंगे उतने नंबर हैं आपके। साइंटिफिक एजुकेशन, लाइफ ऑफ रीजन, ठीक है, माइंड बॉडीज, द विडो रीमैरिज एक्ट, एबोलिशन ऑफ सती बाय बेंटिक, ठीक है, फीमेल एजुकेशन, इरेडिकेशन फीमेल, जहाँ भी कुछ, अब जैसे बेंटिक आया तो 1829 लिख दीजिए, क्योंकि सती को उस समय, तो ईयर भी लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो विडो रीमैरिज एक्ट है तो यहाँ लिख दीजिए 1856। इस तरीके से जहाँ भी आपको जो भी फैक्ट्स डालने का मौका मिले। अब हिस्ट्री में फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, डेट हो सकती है, यानी टाइम पीरियड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, पर्सनैलिटीज़ के नाम हो सकते हैं, जैसे इन्होंने पर्सनैलिटीज़ के नाम डाले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस तरीके से। तो आप कोशिश कीजिए जितने फैक्ट्स आप डाल सकेंगे उतना बढ़िया है, और रेलेवेंट, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्स डालते रहें और आपको पता चलेगा अब सवाल की डिमांड सेट के, वो नहीं होना चाहिए। ये मैं अभी और आगे दूसरा सवाल भी डिस्कस करूँगा जब मेरी कॉपी आएगी तब और इसको देखेंगे। अब भारतीय क्रांतिकारी, अब जैसे मैंने बताया ना आपको, ये देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेंट, फिर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पढ़ना है, कम्युनिस्ट पढ़ना है, क्रांतिकारी। अब देखिए क्रांतिकारी पे सवाल 10 नंबर का। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको क्रांतिकारी, जितना आपको क्रांतिकारी के नाम से याद आता है, सबसे पहले नाम तो भगत सिंह याद आता है, चंद्रशेखर आज़ाद, आपको काकोरी याद आता होगा, फिर आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पहले बना था शायद 1924 से 25 में, और ये बना था 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिर एक काकोरी कांड, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रांतिकारी के जितने भी, अब ये देखिए 20वीं शताब्दी में, यानी 1900 से, तो बंगाल में भी हुए हैं क्रांतिकारी। तो कौन सी थी वो जो बंगाल में थी, जिसके अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष, युगांतर आंदोलन। फिर स्वदेशी बांधव समिति जो अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी। अब ये फिर बंगाल में 1929 के टाइम पे आपको बताओ तो सूर्य सेन, चिटगांव आर्मरी रेड, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्ता, ये सब भी मेंबर थे। अब ये सारे आपको इसमें डालना है, ये जितने फैक्ट्स हैं यही नंबर है सीधे सीधे। अब देख लीजिए ये नंबर है, अब इन्होंने डाले होंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की कि एडवेंट ऑफ INC इन 1885 गेव वॉइस टू मासेस ऑफ इंडिया बट यंग जनरेशन वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय मॉडरेट फिलोसफी। सूरत स्प्लिट से ही हो गया, ठीक है। देखिए हालांकि इनको 6.5 नंबर दे दी, मैं फिर भी कहूँगा आप कोशिश कीजिए इंट्रोडक्शन को कम से कम रखिए। 10 नंबर के सवाल में आप इंट्रोडक्शन को लिमिट करिए और जो मेन कंटेंट है उस पर जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि इसमें लिखने को इतना सारा है आपके पास। अब जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने नंबर आएंगे आपको, ठीक है। अब जैसे लाल बाल पाले उन्होंने लिखी है, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, वीर सावरकर, आगरकर ब्रदर्स, चंद्रशेखर आज़ाद। तो मैंने कहा फैक्ट्स में क्या हो सकती है, एक तो टाइम पीरियड, एक पर्सनैलिटीज़ यानी व्यक्तित्व, और एक ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी देखिए, फिर उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, ठीक है। फिर उसके बाद में गदर, जो ये तो भारत वाले, फिर भारत से, फिर विदेश में जो हुआ गदर। फिर इसमें भी आपको नाम जितने याद हो, लाला हरदयाल। फिर आपको वो भी लिखना होगा, इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में। तो जितना आप लिख सकें आप उतनी कोशिश करें। सैन फ्रांसिस्को में जो बनी, चोरा चोरी इंसिडेंट, चांदनी चौक केस, अलीपुर जेल, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी 1908 की, जिसमें अरविंद घोष को पकड़ा गया था।
ठीक है। तिलक्स आइडियोलॉजी कंटिन्यू टिल 1945 व्हेन सुभाष चंद्र बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड हेड फॉर ब्रेवली नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार। 6.5 नंबर दिए। ठीक है। अब आते हैं बागोर, कालीबंगा, आहड़। तो ये सीधे सीधे अब ये सवाल है ना, ये इसमें आप जितने मार्क्स ला सकते हैं ना, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले ये 3 है, तो अगर इसकी कट होगी तो 3.5 मतलब 3.33 3.33 इस तरीके से इसको मार्किंग की होगी। अब मान लीजिए आपने, क्योंकि शुरुआत में आपको कम से कम 5 फैक्ट्स तो हर बारे में आपको अच्छे आते होंगे। जैसे मान लीजिए बागोर है तो आपको पता होगा भाई कोठारी नदी के किनारे, फिर आप जगह लिख देंगे कि भीलवाड़ा में है। ठीक है। फिर आप लिख देंगे कि भाई ये कौन सी सभ्यता का है। ठीक है। भाई चालकोलिथिक है कि पाषाण कालीन है, कौन सी सभ्यता, वो आप लिख देंगे। तो ये लिखेंगे तो भी वो 3.33 में से कम 2 नंबर तो देगा ही। अब आप शुरुआत की जो 3 बेसिक जानकारी लिखेंगे, 5-6 बेसिक जानकारी लिखेंगे, क्योंकि वो 5-6 बेसिक जानकारी उससे ज़्यादा याद आनी मुश्किल होती है। जैसे ये 10 नंबर का सवाल है, इसमें तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मान लो कि 10 नंबर का सवाल है जो बहुत ही यूनिक है, तब उसमें आपको 5 लाइन तो आप लिख दोगे शुरुआत में, फिर उसके बाद आगे लिखने की समस्या आती है। जहाँ भी ये 3 होते हैं ना, ये स्कोरिंग होता है, क्योंकि आपको 5 लाइनें तो हर किसी की आती है। तो अब आप ये लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे। अब देखिए 2.5, ठीक है, 2, 2.5 कितने नंबर हो गए? 2.5 और 2.5 5 हो तो 7 नंबर। तो बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। और क्या यही किया तो भाई जगह का नाम लिखा है, कौन सी नदी है, कौन सी सिविलाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई। अब अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। द मोस्ट डिवेस्टेटिंग एंड, ये ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप ब्रेनस्टॉर्म करिए। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब इसने क्या कहा, इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ। अब आप उसके बाद सोचिए क्या हुआ होगा। आपको इतना तो पता है कि यूएसए और यूएसएसआर बने, तो ये क्या हो गया, शीत युद्ध। आपको ये भी पता है इसी समय यूएन बना 24 अक्टूबर 1945 को। क्या ये राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव नहीं? बिल्कुल है। तो यूएन की स्थापना हुई। फिर आपने पता होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र 1917 में 1948 में एक्सेप्ट किया गया, और 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये भी उसी के बाद बने। फिर कई देश आज़ाद हुए, जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, इंडोनेशिया शायद 1949 में आज़ाद हुआ। तब ये जो देश आज़ाद हुए नए नए, अफ्रीका में, एशिया में, तो ये जो औपनिवेशीकरण है, डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। फिर इन्होंने क्या चालू किया, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। फिर आप 4 नाम लिख दीजिए, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, फिर सुकर्णो थे इंडोनेशिया के। तो अब आप ये देखिए कि इतना आप चीज़ों को समग्रता से पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो सवाल इतने ब्रॉड आते हैं ना कि आपको बहुत लिखने को होगा। द मोस्ट डिवेस्टेटिंग एंड डेंजरस वॉर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन टुक प्लेस इन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, ये तो ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हिरोशिमा नागासाकी, ये देखिए, ठीक है, इट लॉस्ट इट्स ऑल टेरिटरीज। तो सबसे पहले तो जापान पे। यूएसए, ठीक है, यूएसए का उपहार हो गया। फिर यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर ने फिर क्या बनाया, वार्सो पैक्ट, और उसने क्या बना, नाटो। कोल्ड वॉर, नेम, कॉलोनियल रूल एंडेड, यूएनओ, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस जो बहुत बड़ी ताकतें थीं, अब उनकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई। अब तो इवन मार्शल प्लान, अमेरिका को मदद देनी पड़ी, अमेरिका ने मदद दी जो पश्चिम के यूरोपीय देश थे, ताकि वो यूएसएसआर के पास ना जाएं, जो वॉर के कारण ये सब बर्बाद हो चुके थे, उनको पैसे की मदद। फिर जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया, ईस्ट में कम्युनिस्ट था, कैपिटलिस्ट, ठीक है। फिर थर्ड वर्ल्ड कंसेप्ट, यानी थर्ड वर्ल्ड मतलब जो भी अभी आज़ाद देश में वो, अब देखिए 7 नंबर दी। अब आप जितना, और इतना आसान, इसमें कुछ नहीं। अब एक आप देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनको कुछ नहीं, यूएसए, यूएसएसआर, कोल्ड वॉर, नेम, कॉलोनियल रूल, यूएनओ, ब्रिटेन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन कौन से इवेंट हुए। आपको घटनाएं भी पता है, सिर्फ घटनाएं, लेकिन 7/10। अब ये सवाल इसमें नंबर लाने ही पड़ेंगे, अब तभी आएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश की है समझाने की। अब देखिए, अब आते हैं मेरी कॉपी पे। देखिए सबसे पहला, अब ये तो सीधा सीधा सवाल था कि 4 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नाम लिखना है, रूढ़िवादी। तो 4, और अब जैसे देखिए, वैसे तो इन्होंने 4 का नाम ही लिखने को बोला, उसको भी 2 नंबर देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप प्रवर्तक का भी नाम लिख दीजिए। अब देखिए, या तो ये हो सकता है कि
कई बार ये हो सकता है ये लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कोई एक ही नंबर दे कि प्रवर्तक का नाम नहीं लिखा, और या प्रवर्तक का नाम दे के उसको लगे कि इसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है, तो अगले सवाल में हो सकता है कहीं 0.25 का, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, 0.25 से इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है। खैर, अब ये रावणहत्ता, अब देखिए इसमें मैंने पहले भी कहा है, जितना एग्जामिनर के पास कीवर्ड्स हैं, आपको जितना पता है उतना आपको लिखना पड़ेगा, उसी के नंबर हैं और कुछ नहीं। जैसे तत्वाद्य यंत्र लिखा और बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय, तब उनके कीवर्ड्स में ये जितने कीवर्ड्स होंगे उसमें वेटेज ये 0.75 बैठता है, तो उन्हें 0.75 दे दी। अब देखिए सूर्यवर्दी सिलसिला, आप देखिए मैंने क्या क्या लिखा, एक तो 4 शाखाओं के नाम लिखे, फिर उसके प्रमुख जो थे बहुद्दीन ज़कारिया, फिर ये 30 राज के सेवाओं का लाभ लेते थे, फिर इनके विचार धर्म को लेकर रूढ़िवादी थे, फिर दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश से इनके संबंध थे, और 5वां बादशाह कुरान को मानने वाले थे। सर ये 4, ये 5 और ये 6, तो अब देखिए इतनी सारी चीज़ें, लेकिन तब 1.75, यानी इनके जो कीवर्ड्स होंगे उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत रह गई होगी तो 0.25 काट दी, लेकिन ज़्यादातर होंगी तो 1.75। फिर देखिए भारत छोड़ो, आसफ अली की भूमिका, ठीक है। अब देखो आसफ अली की भूमिका में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गांवलिया टैंक मैदान, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था उन्होंने झंडा फहराया था, उन्होंने आसफ अली ने, तो मैंने ये लिखा नहीं है, ये लिखा होता तो शायद 1.25 1.5। देखिए आपको सारी चीज़ें नहीं आ सकती, हमारी भी एक सीमा है, लेकिन कम से कम जितना रिलेवेंट कंटेंट है उतना हम इकट्ठा करके रखें, क्योंकि आपने देखा होगा व्यक्तित्व सीधा का सीधा टॉपिक लिखा हुआ है कि 19वीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व, तो आप कोशिश कीजिए जितना आपको पता वो लिखने की कोशिश कीजिए। उन्होंने आसफ अली ने जयप्रकाश नारायण अन्य नेताओं के साथ मिलकर भूमिगत रहकर काम किया, तो आप लिख लेते हैं भूमिगत रेडियो, उषा मेहता ने भी चलाया, ठीक है। फिर बिहार व नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता उपलब्ध करवाने में भूमिका, तो 0.75 दिया। अब देखिए किसी को नहीं आता था तो 0 नंबर। अब देखिए इसलिए मैंने आपको शायद पेपर 4 डिस्कस किया था, तब भी कहा था कि आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बार मैं एक भी पेपर लिख के नहीं गया था, हालांकि मैंने 2018 का मेंस लिख रखा है, लेकिन तब 2018 का मेंस लिखे, 2018 का मेंस हुआ था जून 2019 में, और ये मैं कब दे रहा हूँ, मार्च 2022 में, लगभग 3 साल। अब 3 साल में तो इंसान कई याद रहता है, कई भूल जाता है। अब देखिए अब क्या है कि 2 महीने तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 16 जनवरी को मेरा IAS का मेंस था, और चूँकि अब क्या उसमें मैंने इंग्लिश में दिया था, तो एक तो मेरे पास था कि हिंदी में भी ट्रांसलेट करना था मुझे सारी चीज़ों को, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं तो मुझे हिंदी में याद करने थे, और हिंदी इंग्लिश की ग्रामर वो भी याद करनी थी, तो मैं पेपर तो लिख नहीं पाया। अब पेपर नहीं लिख पाया तो उसके कारण से क्या हुआ कि मैं ये भूल गया कि जो पहला सवाल आता है वो जनरली इंडियन हिस्ट्री का आता है, और दूसरा ये कि मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर रात को ही पढ़ के गया था, मतलब मैंने जो पेपर का पहला जो पेपर के था उससे लास्ट में मैंने कोई नोट्स राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के देख लिए और उसको पढ़ने की कोशिश की थी, 100 या कुछ 116 पेज के थे, तो मैंने कहा ये पढ़ के जाता हूँ ताकि कम से कम बेसिक तो मैं कवर कर पाऊँ। अब मैंने रात को ही पढ़ा था और राज सिंह शैली आ गया, तो मैं राज सिंह देखते ही पगला गया कि भाई राज सिंह तो अपने मेवाड़ वाले हैं। अब मैंने सारा जितना मुझे याद था जो रात को याद करके गया था, और मुझे लगा इसमें मुझे 4 नंबर मिल जाएंगे, हालांकि मुझे ये राज सिंह शैली भी आती थी पल्लव वाली, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में तैयार करके गया था IAS मेंस के हिसाब से, तो उसमें महेंद्र वर्मन शैली, तो उसके बाद में नरसिंह वर्मन जिसको ममल्ला भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि महाबलीपुरम आपको पता हो, जो अर्जुन की तपस्या जो 2018 में सवाल आया था, वो भी पल्लव राज शैली का है। शोर टेम्पल, ठीक है, जहाँ पे आपको याद हो मोदी जी और शी जिनपिंग की सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई थी, दूसरी अनौपचारिक वार्ता, पहली वुहान में हुई थी चाइना में, और सेकेंड हुई थी महाबलीपुरम में, तो ये मैंने लिख दिया। आप देखिए 0 नंबर, ठीक है। तो अगर आप मैंने आंसर लिखे होते तो मुझे पहले ही पता होता कि भाई पहला मुझे समझ आ गया होता कि भाई ये इंडियन हिस्ट्री का सवाल है, ना कि खैर। अब देखिए बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर, अब मुझे एक चीज़ पता थी कि भाई बिहार कंवर सिंह का ज़्यादा तो किसी को इसमें पता नहीं था, पर ये पता था कि ये वृद्ध जमींदार थे, तो देखिए आधा नंबर दिया। फिर उसके बाद में 1857 के विद्रोह के समय बिहार में नेतृत्व किया, ठीक है, कंवर सिंह द्वारा दिया गया। अब मुझे ये पता था कि बिहार उस समय बंगाल का हिस्सा था, बंगाल बिहार, ठीक है, उड़ीसा, ये सब एक ही उस इलाके में आते थे। तो बिहार उस समय बंगाल में कौन सी 3 तरीके की व्यवस्था थी, एक तो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट,
एक थी रोहितवाड़ी जो कि साउथ में थी, और एक थी महलवाड़ी। तो अब क्या किया होगा, यही किया होगा, स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लागू हुई उसका, वह राजस्व लगाने में अप्रत्याशित वजह से जनता व जमींदार वर्ग आक्रोशित थी, तो 0.5 नंबर। फिर जन जागृति, धन नक्काशी, फिर किसान और जमींदार वर्ग का नेतृत्व किया, अंत में विद्रोह दमित, परंतु भारत सरकार 1858, तो 2 नंबर मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी। भाई ये बिहार में है तो बिहार बंगाल में आता है, बंगाल में कौन सा, क्योंकि ये किसान और जनरली जो था किसान और जमींदार, तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली हुई होगी तो उसका ही कुछ विरोध होगा, तो ये ठीक है, और ये है भी सही है। अब एकीकृत राजस्थान में सुरई के विलय, अब देखिए इसको वैसे तो मुझे 2.5 नंबर मिले, क्योंकि इसमें एक कमेटी थी शायद, वो एक नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद जैन मुनि की अध्यक्षता में शायद कमेटी बनी थी, जिनचंद्र सूरिया, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे, तो वो कमेटी मैंने नहीं लिखी एक तो, और दूसरा इसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता था कि छठा चरण, क्योंकि मैंने कई कॉपियाँ देखी उसमें इस तरीके से लिखने की कोशिश की, छठा चरण और 7वां चरण। तो भाई छठे चरण में क्या क्या हुआ, 7वें चरण में क्या क्या हुआ, फिर कमेटी का नाम लिख दिया किसी ने, तो उसको 3.5 नंबर भी दिए, किसी को 4 भी दिए होंगे, तो इस तरीके से लिखने की कोशिश की। हालांकि लिखा मैंने इस कमेटी के अलावा बाकी सारा लिख दिया, लेकिन इसको लिखने का, प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका हो सकता था। खैर, और ये गोकुल भाई भट्ट का एक गांव भी था शायद, हाथला, या एक बार चेक कर लीजिएगा वो गांव का स्पेसिफिक नाम। अब मैं कह रहा हूँ ना, कीवर्ड्स की नंबर हैं, जितने स्पेसिफिक चीज़ें हैं उससे रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट आप लिखेंगे उतने नंबर हैं। अब जैसे मैं इसको, और आपको इसमें समझ आएगा, बेगू किसान आंदोलन। अब देखिए बेगू किसान आंदोलन में, ये देखिए, ये चलिए बेगू किसान आंदोलन, सबसे पहले आप लिखिए कि भाई कौन सा नेतृत्व करता, तो रामनारायण चौधरी, ठीक है। फिर वहाँ का अनूप सिंह सामंत कह दीजिए। फिर ये बेगू मेवाड़ श्रेणी का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब अनूप सिंह ने तो समझौता कर दिया, जिसको बोल्शेविक समझौता कहा गया। अभी एक एक कीवर्ड है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने मानने से मना कर दिया, ये भी एक कीवर्ड है। फिर उसके बाद में ट्रेंच आयोग बना। फिर गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ, इसमें 2 शहीद हो गए, रूपा जी, कृपा जी, धाकड़ जाति के किसान थे। और दूसरा, भाई ये किसान आंदोलन सफल रहा, मांगे मान ली गई, और ये अहिंसक आंदोलन था। तरुण राजस्थान और राजस्थान के समाचार पत्रों ने इसकी प्रसिद्धि दिलाई। अब मैंने इसमें जितने लिखे होंगे उसके हिसाब से मुझे 3.5 नंबर मिले। कुल मिलाकर आपको जितना भी कीवर्ड्स हैं, अब कोई भी आंसर सीधा लिखने मत चालू कीजिए, तो उस आंसर को लिखने से पहले उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप सोच लीजिए दिमाग में, और फिर कोशिश कीजिए उनको इनकॉर्पोरेट करने की। अब जैसे ये देखिए, अब इसमें कुछ नहीं आता था, ठीक है, तो अब देखिए कोई नंबर भी नहीं दिया, खाली ये जो 3 नाम लिखें, क्योंकि क्या सवाल क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि पता नहीं, तो वैचारिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड अगर आपको पता हो तो बस ये 3 चिंतकों के नाम थे, तो वो आधा नंबर दे दिया, बाकी कोई 0 नंबर। क्योंकि इसमें मैंने क्या लिखा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, बोस्टन टी पार्टी 1776 में, जबकि ये उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा वैचारिक पृष्ठभूमि पूछी है कि जैसे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि एक द्वीप, एक महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता, कि वहाँ के किसी फेमस चिंतक ने कहा था। द्वीप कौन, ब्रिटेन, और महाद्वीप कौन, अमेरिका। तो ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई बिना रिप्रेजेंटेशन के, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट फैसले ले रही है और वहाँ कॉलोनी के लोगों को, यानी अमेरिका के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो जब तक हमारा प्रतिनिधित्व सत्ता के जो भी फैसले लेने वाली संस्थाएं हैं उनमें नहीं होगा, तब तक कोई टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि और बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब तक वो नहीं लिखेंगे, वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं लिखेंगे, आप कितने कुछ लिख दीजिए, 0 नंबर ही देंगे। खैर, अब देखिए बिल्कुल इसमें नंबर सिर्फ इसी चीज़ का, जैसे चारण साहित्य की महत्ता का, तो सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्र में डिंगल आधा नंबर, ओजगुण प्रधान और श्रृंगारस प्रधान, ठीक है। फिर ख्यात, ऐतिहासिक राजवंशों की जानकारी, सामाजिक तत्कालीन समाज, धार्मिक राजा मान सिंह पर नाथ प्रभाव की जानकारी, शिव पुराण, दुर्गा पुराण आदि के चित्रित ग्रंथों से आर्थिक प्रभाव, लोक संस्कृति और चित्रकला, ठीक है। केसरिया, साका, जाहौर और बाकीदासरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, तो इन्होंने, आप स्पष्ट दिख रही है 0.5 और क्या होंगे, इनको जो कीवर्ड्स चाहिए होंगे अगर वो इनको मिलते रहे तो ये नंबर देते जाते हैं 0.5 0.5 0.5 ऐसे कर।
तब इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप लिखिए कि आपको कंटेंट पता हो, आपको कीवर्ड्स पता हो, और दूसरा उसको आप हाईलाइट अच्छे से कीजिए ताकि उसको आराम से दिख जाए कि भाई ये इसने लिखा है। ठीक है, अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा। तब देखिए अब इसमें क्या, थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा भाई 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, फिर 1882 में अड्यार में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ। तो आपने बेसिक जानकारी लिख दी, डेट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। रूडयार्ड किपलिंग ने, जो कि श्वेत जाति बार का सिद्धांत दिया था, उसका खंडन करती थी। यह भारतीय संस्कृति के योग, अध्यात्मवाद, औपनिषदिक चिंतन से प्रभावित थी। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास जागृति कर अंग्रेजों का सामना के लिए नव जागरणीय चेतना युक्त संस्था थी। नव वेदांती विचारधारा ईश्वर वाशमिदम सर्वम जैसे दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार करती थी। क्योंकि लिखा इतिहासविद के विचारों की संक्षेप में विवेचना करनी। फिर उसके बाद में अब देखिए, अब विचार तो लिख दिए, अब उसके बाद में उन्होंने जन जागृति में जो काम किए जितने आपको आते हैं, जैसे 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनी। एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की प्रणेता, आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम नरम दल समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह की। तब आपने अब ये लिख दिया कि राजनीतिक रूप से जन जागृति की। जब तक आप उस जन जागृति को, या उन्होंने नव जागरणीय चेतना में क्या भूमिका निभाई, या स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई, जब तक आप ये सब चीज़ों को फैक्ट से समर्थन नहीं देंगे तब तक वो नंबर नहीं मिलेंगे। आपने सीधा लिख दिया कि जन जागृति की, नव जागरणीय चेतना से युक्त थी, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके नंबर नहीं। उन्होंने कैसे भूमिका निभाई, वो स्पेसिफिक फैक्ट्स, उसके नंबर। अब जैसे देखिए, अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में देशी उद्योग विकास विवेचना कीजिए। अब इसमें ज़्यादा फैक्ट्स आते नहीं थे, अब ज़्यादा फैक्ट्स आते नहीं हैं, तो आपने लिखा कुछ। अब जैसे ये लैंग्वेज है, तो युद्ध की आवश्यकता अनुसार वहाँ भेजा गया। ठीक है, स्टील कोयला उद्योग में बढ़ोतरी की गई। कहीं कहीं इनको दिख जाएगा, जैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया 1938-39 में। 1944 में आपको पता होगा बॉम्बे प्लान आया था। तो यहाँ पे जिनको थोड़ा बहुत जिनको रेलेवेंट लगा, इन्होंने नंबर देते गए 0.5, 0.5, 0.5, 0.2 नंबर दिया है 10 में से, क्योंकि उनको वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मिली होंगी जो उनके कीवर्ड्स में होगी उनके पास। फिर उसके बाद अब देखिए, इसमें भी एक चीज़ सीखने की, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिक क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति थी। अब देखिए, सबसे पहली बात कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन नहीं थी, तो यहाँ से चालू, लेकिन बट सोशो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। तो अब टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन को समझाने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कंटेंट नॉट रेलिवेंट। सीधा यहाँ से चालू करना है, चेक करना कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर सामाजिक में हमने शहरीकरण लिखा, पर्यावरण को अति संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, सामाजिक विषमता वगैरह। फिर मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया, जैसे बुर्जुआ व सरवारा, बुर्जुइस क्लास और प्रोलिटेरिएट। खैर, फिर आर्थिक में उत्पादन बढ़ोतरी भी वगैरह, ये सब तो 3 नंबर दिए, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक और चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक वो नंबर ज़्यादा नहीं देंगे। अब इनमें कुछ चीज़ें इनको मिल गई, जैसे शहरीकरण है, या जो भी, या ये जो उस समय जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म वहाँ पे बढ़ा, क्योंकि वर्कर्स की जो हालत थी, ठीक है, तो उनको मार्क्स और एंजल्स के रूप में कम्युनिस्ट, फिर वो वर्क ट्रेड यूनियंस वगैरह वो बनी, शायद ये भी लिखना चाहिए था, ट्रेड यूनियंस वगैरह उनका गठन। तो अब जितनी स्पेसिफिक चीज़ें लिखेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने इस वीडियो को इतना लंबा इसलिए होने दिया क्योंकि आपको समग्रता से चीज़ें समझ में आए। अब एक वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री में आपको क्या करना है। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको सिलेबस में मेरे हिसाब से आपको पीछे से जाना चाहिए, मतलब पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन, यानी जैन, बौद्ध, चारवाक, आजीविका, ये तो प्राचीन हो गए। फिर मॉडर्न में आप देखेंगे तो सूफी, भक्ति, तो ये आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद में आपको ये सारी कलाएं जो वो पढ़नी चाहिए, इसके भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स बस। वैसे ही राजस्थान में भी आपको जो ये वाला पोर्शन है इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से सवाल लगभग 5 नंबर का या 10 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आप ये पढ़ सकते हैं जो भी आपको साहित्य की महत्व, जितना आपको बेसिक आप पढ़ पाएँ नोट्स में से वो पढ़ें। लेकिन इंडिया में तो आप ये देखिए, पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद में, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में भी बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं, खाली धार्मिक आंदोलन, धर्म दर्शन, और बाकी भारतीय धरोहर में बाकी ये सारा का सारा ये जो पूरा का पूरा आपको आर्ट एंड कल्चर, ये आप बाद में पढ़ने की कोशिश कीजिए और स्पेसिफिक पढ़िए।
फिर वर्ल्ड हिस्ट्री सीधे सीधे सवाल आते हैं, जैसे प्रबोधन काल का वो करने को पूछे। औद्योगिक क्रांति सीधा सवाल आ गया, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से आ गया, विश्व युद्धों का प्रभाव आ गया था 2018 में। इस पे सवाल अभी तक शायद नहीं आया, तो हो सकता है 2023 में इस पे सवाल आए, यानी 2024 में जो मेंस होगा। तो इसको भी तैयार करिएगा अच्छे से। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कोई इसको और इम्प्रूव करना चाहिए या मुझे वीडियो को थोड़ा छोटा करना चाहिए तो ये कमेंट में बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको अश्विन मालू आर एस नाम से, तो इसको टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा कंटेंट के लिए। थैंक यू।